हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अक्टूबर से लेकर के जून तक का कवर कर लिया है और उससे पहले अगर हम लोग जाएंगे तो आप जनवरी 2024 से लेकर के आपको कवर्ड है। तो आप मान के चलिए कि आपको यूट्यूब पे अगर हम लोग का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा तो आपको 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स जो कवर्ड है, जो कि बीपीएससी में आजकल देखा जा रहा है कि थोड़ा पुराना वाला भी पूछ रहा है। तो हम लोग 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूरा कवर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जुलाई में आपको कहीं कवर नहीं मिलेगा। सब लोग क्या किया है कि मई जून तक ही कवर करके छोड़ दिया है, लेकिन आप पीवाईक्यू बीपीएससी का उठा कर देखिएगा या फिर कोई भी एग्जाम का जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, तो जो आखिरी मंथ होता है ना, अंतिम महीना जो होता है, वहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न सिर्फ यहाँ से पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए इतना पूछा जाता ही है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिलेइंग। और हाँ, हम लोग का जो मैराथन सेशन चल रहा है आप वो मत मिस कीजिएगा। मैराथन सेशन में हम लोगों ने 700 MCQs ऑलरेडी कवर कर चुका है, 2 पार्ट में कर लिए हैं और इसका 2 पार्ट और आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वो भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो बिहार स्पेशल जो स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेके, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। लगातार बिहार गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में आपको वो स्कीम वाला भी प्रोवाइड करा दिया जाए और आपको सबका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो रेजिग्नेशन दिए हैं। अभी जयदीप धनखड़ जी जो थे वो रिजाइन किए, तो वो रिजाइन किए थे अपना हेल्थ जो था, उनका हेल्थ कंडीशन को साइड करके रिजाइन किए हैं कि वो हेल्थ ठीक नहीं था। तो वो रिजाइन किस आर्टिकल के तहत किए हैं, तो वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 67 के तहत वो रिजाइन किए हैं। और वो अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। ठीक। अब आर्टिकल 63 जो है वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। आपको कुछ आर्टिकल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 64 जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं बाई डिफॉल्ट। आर्टिकल 65 जो बताता है वो बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका बेसिकली रोल क्या होता है। वो तो प्रेसिडेंट के एब्सेंस के लिए बनते हैं, वो बाई डिफॉल्ट वो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं। तो प्रेसिडेंट का अगर वैकेंसी होता है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 65 में मेंशन है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन है और आर्टिकल 68 में वैकेंसी मेंशन है। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो वैकेंसी होता है वो मेंशन है और टाइमली इलेक्शन, अगर मान लीजिए सीट जो वैकेंट हो जाता है तो। अच्छा, एक आप कमेंट में ये बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जयदीप धनखड़ जी का जो रिजिग्नेशन हुआ है, ये बेसिकली अभी तक इनका जो टर्म्स था, जो टेन्योर था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये ऐसा करने वाले पहले वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं रहे होंगे। तो इनसे पहले कौन कौन सा वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा काम किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे पहले वीवी गिरी ने ये काम किया था 1969 में। उसके बाद वैरोन सिंह शेखावत ने काम ये किया था 2007 में। और जयदीप धनखड़ जी जो है वो तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं, 2025 में इन्होंने किया है ये काम। तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जो मिड टर्म में एज अ वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक तौर पे कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का फिक्स है ना कि 6 मंथ, विदिन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है तो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब तक होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और इलेक्शन कैसे होता है, तो चलिए मैंने कमेंट में पूछ ही दिया था लेकिन मैं बता देता हूँ कि देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो कंसिस्टिंग इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट कौन करता है, तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ऐसा है नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा करता है तो इसमें जैसे प्रेसिडेंट में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता ना नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मतलब कि जो भी मेंबर ऑफ हाउस है सब पार्टिसिपेट कर। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है, ओनली इलेक्टेड। प्रेसिडेंट में क्या होता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होता है कि 50 लोग जो होते हैं ना वो प्रपोज करते हैं नाम और उसको
बैक करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडर्स, वो भी 20-20 लोग ये काम करते हैं, 50 लोग प्रेसिडेंट में होते हैं। और वोटिंग सिस्टम कैसे होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब आप किसको वोट दिए हैं, किसको वोट नहीं दिए हैं, ये जानकारी सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं, सिर्फ ये जानकारी आपको होगी और किसी को नहीं। और इसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो इसका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। तो इतना चीज़ आपको वाइस प्रेसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट में तो आपको आ ही रहा है, आप एकदम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट से, या तो पॉलिटी को मिला के पूछे या ऐसे पूछे, लेकिन पूछेगा। इसलिए हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट को बहुत डिटेल में कवर कर दिया कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कभी हाल फिलहाल में मोदी जी जो है वो त्रिनाद एंड टोबैगो गए थे, TNT गए थे। तो जब वो TNT गए थे तो वहाँ जाकर वो अनाउंस करते हैं कि जो इंडियन ऑरिजिन सिटीजन, जो भी इंडियन ऑरिजिन सिटीजन है, आपको पता है कि सब ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो सब यहाँ से ले आके वहाँ प्लांटेशन के लिए ले आया जाता था लेबर को। तो बेसिकली इंडियन ही वहाँ ज़्यादा है कैरेबियन आइलैंड में। तो वहाँ जाकर वो अनाउंस करते हैं कि इंडियन ऑरिजिन सिटीजन जो है 6th जनरेशन तक जो भी वहाँ इंडियन सिटीजन है, जो भी लोग रह रहे हैं 6th जनरेशन तक, वो एलिजिबल है OCI कार्ड्स के लिए। मतलब अगर 6ठा जनरेशन में किसी का रह रहा है ना, तो उसको OCI कार्ड भारत का मिल जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का उसको कार्ड मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 चीज़ याद रखना। एक तो पहला ये कि किस कंट्री में जाकर मोदी जी अनाउंस किए हैं और कितने जनरेशन तक, 2 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो 6th जनरेशन और एक तो मोदी जी जाके ये अनाउंस कहाँ किए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। केरला भी हाल फिलहाल में निफा वायरस के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया है। वो करने वाला कौन है, तो केरला है। सोनाली मिश्रा जो है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है, किसके, तो RPF की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनाली मिश्रा पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है, किसके, तो RPF की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चीफ कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर अभिजीत सेठ। ये जो है नए नेशनल कमीशन ऑफ मिशन के चीफ बनाए गए डॉक्टर अभिजीत सेठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम, आप देखिए इस टाइप का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, जो फर्स्ट होता है या फिर कोई वुमेन का अपॉइंटमेंट होता है, तो BPSC वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। इसलिए आपको सोनाली मिश्रा का तो नाम याद रखना है। और ऊपर से नेशनल जो मेडिकल कमीशन है इसका भी आपको नाम याद रखना है, कौन है, तो अभिजीत सेठ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 5 साल पूरा हो गया, क्योंकि 2020 में ही आया था, तो 5 साल पूरा हो गया। तो उसी उपलक्ष्य में जो 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर रही है। तो ये 4 फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, जो 4 फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में करेगी, तो उनका नाम और जगह दोनों हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला कौन है, तो वेस्ट सिडनी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ अपना कैंपस खोलेगी, तो ये अपना कैंपस खोलेगी ग्रेटर नोएडा में। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ये अपना कैंपस कहाँ खोलेगी, तो नोएडा में। ला त्रोबो यूनिवर्सिटी ये अपना कैंपस कहाँ खोलेगी, तो बेंगलुरु में। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ये अपना कैंपस कहाँ खोलेगी, तो ये बेसिकली खोलेगी मुंबई में। तो आपको ये 4 यूनिवर्सिटी कहाँ का अपना कैंपस खोल रही है, ये याद रखना, ये VVI लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभी गुजरात जो है पहला स्टेट, भारतीय स्टेट बन गया जो कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गुजरात पहला स्टेट बना है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के भी नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो श्री नितिन गुप्ता। श्री नितिन गुप्ता को नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है, किसे, तो श्री नितिन गुप्ता को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कभी हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज में है, ठीक, तो इलेक्शन कमीशन न्यूज में है, तो उसको लेकर के बहुत, मतलब कि आपको पता होगा कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उस कारण से SIR को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी गर्मा गर्मी है। तो इसीलिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया है क्या, तो 2 एक्टर को अपॉइंट किया है। क्यों, एज अ स्वीप आइकन, मतलब कि एज अ स्वीप आइकन टू वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एज अ स्वीप आइकन 2 एक्टर को अपॉइंट किया है। तो पहले एक्टर का नाम क्या है, तो नीतू चंद्रा। पहले एक्टर कौन है, तो नीतू चंद्रा, और दूसरे एक्टर कौन है, तो क्रांति प्रकाश झा। ये दोनों एक्टर को अपॉइंट किया है। पहले एक्टर कौन है, तो नीतू चंद्रा, दूसरे एक्टर कौन है, तो क्रांति प्रकाश झा को अपॉइंट किया है एज अ स्वीप आइकन इन बिहार फ्लैगशिप वोटर अवेयरनेस कैंपेन। आपको अभी आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि फौजा सिंह का डेथ हो गया था एक्सीडेंट से, ठीक, तो वो कितने साल के थे, 114 साल के थे। आपको ये याद रखना है। ये बेसिकली धावक थे, रनर थे, मैराथन रनर थे फौजा सिंह। देखिए कुछ स्टेट में ना अभी नया गवर्नर बने हैं, ठीक। अब ये गवर्नर किस स्टेट में क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने को जाता है। तो 3 स्टेट का जो गवर्नर है वो अपॉइंट हुए थे, नया बने थे। देखिए गोवा में कौन बने हैं, तो पशुपति अशोक बने हैं, और किसे इन्होंने रिप्लेस किया है, तो श्रीधरन पिल्लई को इन्होंने रिप्लेस किया है। हरियाणा के कौन बने, तो असीम कुमार घोष बने हरियाणा के। अब रिप्लेस इन्होंने किसे किया है, तो भानदेंद्र को इन्होंने रिप्लेस किया है। और देखिए रिप्लेस किसे किया वो आपको याद नहीं भी तब भी चलेगा, लेकिन आप ये नाम याद रखिए कि असीम कुमार घोष हरियाणा के बने हैं। गोवा पे कौन बने हैं, तो पशुपति अशोक बने हैं। और लद्दाख के कौन बने, तो कविंदर गुप्ता बने हैं। बेसिकली लद्दाख में गवर्नर नहीं होता, LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिप्लेस किसे किया, तो BD मिश्रा को।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि राज्यसभा में 4 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, मतलब नॉमिनेट किया गया। अच्छा, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है वो किस किस बेसिस पे होता है, ये बेसिस आपको कमेंट करके बताना है कि किस, जैसे होता है ना कि लिटरेचर पे होता है, साइंस पे होता है, इस टाइप से होता है। तो 4 क्या क्या कंडीशन है जो कि राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए जरूरी होता है। और एक प्रश्न और आपको बताने कि जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उनका जो कंडीशन होता है वो क्या क्या रहता है। एक मैं हिंट दे देता हूं कि गवर्नर का एक कंडीशन जो होता है भिन्न होता है किससे, तो प्रेसिडेंट से। तो आपको दोनों कमेंट में बताना है, क्योंकि ये सब स्टैटिक का पोर्शन है और एग्जाम नजदीक है। तो इतना मैं आशा करता हूं कि आप सबको इतना चीज तो पता होगा। तो आप गवर्नर का भी बताइए कि क्या होता है और प्रेसिडेंट का भी बताइए, और गवर्नर में एक क्या डिफरेंट होता है जो प्रेसिडेंट में नहीं होता है, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल 80 के तहत प्रेसिडेंट ये काम करती है, अपॉइंट करती है। तो उज्जवल को, जो उज्जवल एक है जो लॉयर है, तो उनको अपॉइंट किया गया है सी सदानंद मास्टर। अब देखिए एक ऐसे याद रखिए, अगर पूरा नाम याद रखिएगा ना तो आप भूल जाएगा। तो ऐसे याद रखिए, उज्जवल, सदानंद, हर्षवर्धन और मीनाक्षी, इस टाइप से एक एक वर्ड याद रखिएगा ना नाम का, तो आपको याद रहेगा। उज्जवल जो है वो लॉयर थे, उनको अपॉइंट किया गया। सदानंद जो है सोशल वर्कर थे, उनको अपॉइंट किया गया। हर्षवर्धन जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट किया गया। मीनाक्षी जो है वो हिस्टोरियन है, मीनाक्षी जैन, उनको अपॉइंट किया गया। तो इस टाइप से अगर आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, इंडिया हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल, कहाँ, तो लेह लद्दाख में। पहला हाइड्रोजन कमर्शियल फ्यूल कहाँ लॉन्च किया गया, तो लेह लद्दाख में। ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी ने चलाया था, किसके लिए, तो अमरनाथ यात्री की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। किस लिए, तो अमरनाथ यात्रा जो होता है ना उसका सिक्योरिटी के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है पहला स्टेट बना है जो कि फेस आईडी यूज करेगा राशन के लिए। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जो कि फेस आईडी यूज करेगा, किसके लिए, तो राशन के लिए। अब देखिए जिस तरह से गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी तरीके से चीफ जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस हाई कोर्ट में क्या चीफ जस्टिस बने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि पटना के कौन बने हैं, तो विपुल एम पंचोली जो है 45वें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने हैं पटना हाई कोर्ट के, विपुल एम पंचोली वो है। कर्नाटका के कौन बने हैं, तो विभू भाकर। अच्छा, विपुल एम पंचोली किसे रिप्लेस किए हैं ये आप बताइए, रिप्लेस किसे किए हैं ये आप बताइएगा, क्योंकि मैंने कवर किया है पहले वाले करंट अफेयर से मैंने ये कवर किया है इसलिए। मध्य प्रदेश से कौन बने, तो सचिव सचदेवा बने हैं। झारखंड के कौन बने, तो त्रिलोक सिंह चौहान बने हैं झारखंड के। और गुवाहाटी के कौन बने, तो आशुतोष कुमार बने हैं। आपको नाम याद रखना है, मैं रिपीट कर देता हूं। गुवाहाटी के कौन बने हैं, तो आशुतोष कुमार बने हैं। झारखंड के कौन बने, तो त्रिलोक सिंह चौहान बने हैं। मध्य प्रदेश से कौन बने, तो संजीव सचदेवा बने हैं। कर्नाटका से कौन बने, तो विभू भाकुर बने हैं। पटना के कौन बने हैं, तो विपुल एम पंचोली बने हैं। ये 5 आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये बेसिकली एविएशन मिनिस्टर है, तो वो फर्स्ट इंडिया मेड एंटीना फैसिलिटी लॉन्च किए हैं कहाँ, तो मानेसर हरियाणा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी कहाँ बनेगा, तो अरावली में बनेगा। कौन सी गवर्नमेंट अनाउंस किया थी ये बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस किया कि एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अरावली में। यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ हुआ था, तो काशी विश्वनाथ में। और इसका थीम क्या था, तो नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत, ये इसका थीम था। जो यूथ स्पिरिचुअल समिट हुआ था कहाँ हुआ था, तो काशी वाराणसी जो कि यूपी में है। और इसका थीम क्या था, तो थीम था नशा मुक्ति युवा विकसित भारत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो इंदौर है ना, वो पहला अपना फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाला कौन बना है, तो बना है इंदौर। इंदौर पहला सिटी बना है जो कि लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउसिंग एड्रेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, तो जबलपुर एमपी में। भारत का जो पहला एमबीबीएस है जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होगी, आप डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं, तो वो कहाँ खोला जाएगा पहला, तो पहला खोला जाएगा जबलपुर में। भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म ये कहाँ होगा, तो ये झारखंड बेसिकली लॉन्च कर रहा है कि माइनिंग टूरिज्म, जहाँ माइनिंग होता है आप उसको घूम सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कहाँ हो रहा है, बेसिकली ये झारखंड में हो रहा है। भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज ये कहाँ है, तो यटकिन विलेज में है जो कि सिक्किम में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में जो अमित शाह है वो फाउंडेशन स्टोन ले किए हैं कहाँ, तो कंट्री का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का कहाँ ये किए हैं, तो ये बेसिकली आनंद गुजरात में किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है आनंद में, वहाँ इन्होंने पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन ये किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कहाँ बना है, तो ये बेसिकली कर्नाटका का जो श्रावती रिवर है वहाँ बना है। और अगर हम लॉन्गेस्ट देखते हैं तो लॉन्गेस्ट कौन है, सुदर्शन सेतु, ये कहाँ है, तो गुजरात में। ये जो कर्नाटका में बना है ना वो सेकेंड है कहाँ, तो श्रावती रिवर में।
आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए मनमोहन सिंह जी का भी देहांत हुआ था, तो उनके नाम पे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को चेंज करके और मनमोहन सिंह जी यूनिवर्सिटी रखा गया है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राजेंद्र चोला फर्स्ट, सब पता है चोला डायनेस्टी, अगर आपने पढ़ा है हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा राजेंद्र चोला कौन थे। तो उनके जो कॉमरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया पीएम मोदी जी लॉन्च किए हैं, तो गंगई चोलपुरम, और डेट आपको याद रखना है कि 27 तारीख को, 27 जुलाई को ये काम किया गया है। ये बहुत न्यूज में था, आप सबको पता ही होगा, आपने फॉलो ही किया होगा, टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करते थे हम लोग ने ये डाला भी था कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया। जो 47 सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का, पेरिस में हुआ था, उसमें इसको इंक्लूड किया गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। और ये बेसिकली 44वां है वर्ल्ड हेरिटेज है भारत की तरफ से, भारत की तरफ से 44वां है। और ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, ये बेसिकली एक नहीं, ये 12 स्टैटिक फोर्ट है, ऐसे लाइन बाई लाइन ऐसे फोर्ट है इस तरीके से। तो ये फोर्ट है, तो उसी पूरे फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें घोषित किया गया। तो ये बेसिकली 44वां साइट है, ये ध्यान रखिएगा। पीएम धन धन्य कृषि योजना, पीएम धन धन कृषि योजना, इसका आउटलेट कितना है तो 24,000 करोड़ है। ये 6 मंथ के लिए, और कितना डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा तो ये 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। इसका एम क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। आप ऐसे ध्यान देख लीजिएगा, पता चलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। धान धन्य कृषि योजना, इससे पता चलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जो डिफरेंट एग्रीकल्चर है उसको इंप्रूव करेगा। हम लोग डिफरेंस एक्सरसाइज देखते हैं। तो तालिस्मान शब्द कौन होस्ट किया था, तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया, भारत पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज जा माता, ये कौन लॉन्च किया था, तो इंडिया और जापान का है, कोस्टल गार्ड का है, हुआ कहाँ था तो चेन्नई में। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के बीच का है, ये हुआ कहाँ था तो जोधपुर में हुआ था। और एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि, ये बेसिकली इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट की थी, कहाँ तो ईस्टर्न सिक्किम में, टू टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैटलफील्ड अवेयरनेस। मतलब एआई का जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है ना, उसको टेस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी लॉन्च की थी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से याद रखिए एआई ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडियन आर्मी कमेंट्स किया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट ड्राइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार, कहाँ तो ये बेसिकली हुआ है विशाखापट्टनम में। और ये इसको बनाया कौन है तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL इसको बनाया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना ATGM, उसको अभी क्या किया कि यूएस से उसको लेने का प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है। तो आपसे प्रश्न ये आएगा कि कहाँ से लेने का प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है, ये बेसिकली हुआ है यूएस से। फ्लाइट उदयगिरी, ये प्रोजेक्ट 17A जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया गया है। और इसका कंस्ट्रक्शन कौन देख रहा है तो मैजडॉक डॉक शिप बिल्डर देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये बेसिकली सेकेंड है प्रोजेक्ट 17A में। DRDO और इंडियन एयरफोर्स अभी साथ में मिल करके एस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो BBRAM है उसको लॉन्च किया है। कौन कौन किया तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर के किया। तो आपको DRDO का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। INS तमल, ये बेसिकली एक मल्टी रोल सेल्फ गाइडेड मिसाइल है जो बेसिकली कहाँ इसको भी ये कमीशन किया गया तो बेसिकली कहा गया है तो ये रशिया में किया गया है, कलिंगार्ड फोर्ट पे। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम सबको पता है। तो उसी के तहत उसमें जो ब्राजील है, इंडिया का जो पराक्रम था उससे इंस्पायर्ड होकर आकाश डिफेंस सिस्टम जो हम लोग का है उसको परचेज करने का इंटरेस्ट दिखाया। तो कौन सा कंट्री दिखाया है तो ब्राजील दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वाड नेशन आपको पता ही है कौन कौन है, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड नेशन का एक क्वाड एट अ शिप ऑब्जर्वर मिशन ऐसा लॉन्च किया गया था। तो ये लोग कौन सा किया था तो कोस्ट गार्ड का किया था, जो कि मिलिट्री कोऑपरेशन करेगा, सॉरी मैरीटाइम कोऑपरेशन करेगा कहाँ तो इंडो पैसिफिक में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए RDI स्कीम एक लॉन्च किया गया 1 लाख करोड़ का, जो कि स्कीम में क्या है कि ये क्या करेगा लो इंटरेस्ट फंडिंग ऑफर करेगा टू बूस्ट R&D। अब देखिए रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन है तो वो क्या करेगा R&D को ही करेगा, जो कि प्रमोट करेगा, उसके लिए ये किया गया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, नेस्ट जो है नेशनल ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। तो पार्टनरशिप किसके साथ किया तो यूनिसेफ के साथ किया है। और पार्टनर करके क्या लॉन्च किया तो तलाश, वो क्या है तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम। अब देखिए तलाश से आपको पता चलेगा, अब क्वेश्चन देखिए क्या आएगा कि तलाश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ तलाश जो बेसिकली है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है तो किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है तो बेसिकली किया है यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिया हैज लॉन्च फर्स्ट नेशनल बायो बैंक, उसका नाम क्या था फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक। और ये कौन किया तो CSIR इंस्टीट्यूट जो है जिनोमिक्स का वो किया है। और कहाँ हुआ है ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ है। कोल मिनिस्ट्री टू लॉन्च रिक्लेम फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव माइनिंग क्लोजर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये बेसिकली कौन कर रहा है तो कोल मिनिस्ट्री कर रहा है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ये कहाँ शेड्यूल हुआ है? ये शेड्यूल हुआ है न्यू दिल्ली में होने का, और टाइम इसका कब से रखा गया? 11 से 13 सितंबर के बीच में होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो होने वाला था फ्यूचर के, उसका अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। तो क्या एग्जाम में आप देखोगे कभी कभी बीपीएससी क्या करती है कि एग्जाम में पूछती है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया। स्लाइकॉन, ये स्लाइकॉन 2025 क्या है? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो होस्ट किया था 3 दिन का सेमिनार, जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, वो लॉन्च किया था। एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग, ये कहाँ हुआ था? तो बेसिकली हुआ था चेन्नई में। ये कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव, ये कहाँ हुआ था? तो हुआ था विशाखापट्टनम में। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। आईपीएफ मेडिकॉन बेसिकली हुआ कहाँ था? तो हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसको इनॉग्रेट कौन किए थे? इसको इनॉग्रेट किए थे ओम बिरला। और ये क्या है? तो 7th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिशियन फोरम, इनोवेटिव फिजिशियन फोरम है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सीआर पाटिल जो है वो बेसिकली कौन है? तो यूनियन जल मिनिस्टर है सीआर पाटिल। तो सी फ्लड करके एक यूनिफाइड वेब फ्लड इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो सी फ्लड है वो बनाया कौन है? तो ये बनाया है कौन? तो सीडैक पुणे जो है वो बनाया। आप ऐसे याद है कि सी फ्लड सीडैक पुणे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन फायर ट्रायल। अब ऑपरेशन फायर ट्रायल कौन लॉन्च किया? तो लॉन्च हुआ डीआरआई। अब इसका लॉन्च करने का रीजन पीछे क्या है? तो जो इलिसिट इंपोर्ट होता है ना, जो चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फायर क्रैकर्स करते हैं या डिफरेंट जो इलीगल चीज इंपोर्ट करते हैं जिससे कि सेफ्टी कंसर्न होता है, तो बेसिकली उसके लिए लॉन्च किया गया था फायर ट्रायल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि MIPHI सेमीकंडक्टर एक है जो बिकेम इंडियाज, एक कंपनी है जो बिकेम इंडियाज फर्स्ट ब्रांड टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करने वाला सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ये भारत का पहला जो एमफिल सेमीकंडक्टर है, MPI सेमीकंडक्टर जो है वो भारत का पहला कंपनी बना है जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD मैन्युफैक्चर करने वाला है, और वो इंडिया में हुआ डिजिटल इंडिया के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट टू यूनाइट नेशन, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अभी कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा मैं कम कर लिया। ये कौन है अभी? तो ये है पीयूष गोयल। आगे हम लोग देखते हैं कि पीएम मोदी हैज बिकेम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। आपको पता होगा, ये बहुत न्यूज में रहा था कि मोदी जी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन गए हैं। किसे पीछे छोड़कर? तो बेसिकली इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर। और वो भी कंप्लीट किए हैं 25 जुलाई तक का ये डेटा है कि जब वो कंप्लीट किए हैं, कितना था? 4778 दिन वो बेसिकली कंप्लीट किए हैं 25 जुलाई तक। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और वो कितना दिन कवर किए थे? सॉरी, कंप्लीट किए थे? तो 16 साल 286 दिन कवर किए थे। और मोदी जी का अगर हम लोग ईयर्स के टर्म में देखें तो 11 साल 1 महीना 29 दिन हुआ है, और ये ऑन गोइंग है। मतलब अगर वो चौथा टर्म जीतते हैं तभी नेहरू जी का वो रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत कम चांस है ब्रेक करने का। ज्ञान भारतम मिशन। अब ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो जो एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सबको पता है कि बीजेपी के थे, आरएसएस के, मतलब बीजेपी उसमें तो था नहीं, अपने आरएसएस के थे। तो उनके नाम पे एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया। कितने का? तो 125वें बर्थडे पे, ठीक। और ये कौन किया है? तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किया है पोस्टेज स्टैंप। हम लोग 7th ब्रिक्स समिट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगाइए इसको, एक क्वेश्चन मान के चलिए। अब ये होस्ट कौन किया था? ब्राजील किया था। कब से कब तक? तो 6 से 7 जुलाई तक होस्ट हुआ था। अब इसका थीम क्या था? तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसका थीम क्या था? तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस इसका थीम था। और 17th जो है वो हुआ कहाँ? तो वो हुआ है ब्राजील में। 16th कहाँ हुआ था? तो 16th हुआ था रशिया में, ब्रिक्स समिट। और 18th कहाँ होगा? तो 18th होगा इंडिया में। आपको ऐसे याद रखना है, रशिया, ब्राजील, इंडिया। इंडिया में 18th होगा। अब कुछ डिक्लेरेशन किया गया था जिसको रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि अर्जेंट रिफॉर्म इन UNSC, IMF, WTO, जो भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म्स का बात किया गया था। टेररिज्म को कंडेम किया गया था, जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, उसको कंडेम किया गया था। और उसी वक्त इंडोनेशिया एज ए 10th मेंबर को इंक्लूड किया गया था ब्रिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। और उसी वक्त कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है वो NDB ज्वाइन किया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो ज्वाइन करने किया है 17th ब्रिक्स समिट में। अब हम लोग कुछ मेंबर देख लेते हैं। देखिए, ओरिजिनली तो आपको सबको पता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। नए मेंबर कौन कौन है? तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया। देखिए, नए मेंबर का बहुत चांस है कि पूछ दे, तो कौन कौन है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान,
यूएई, इंडोनेशिया, ये जो 5 है ये नए मेंबर। और लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? लेटेस्ट मेंबर बना है इंडोनेशिया, जो कि 10th मेंबर है। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्राजील कन्फर्स हाईएस्ट। देखिए मोदी जी को जहां जाते हैं उनको अवार्ड मिलता है, तो ये आप देख लीजिएगा कहाँ का अवार्ड मिला है मोदी जी को। टोटल अभी तक मोदी जी को जो अवार्ड है वो 27 मिल चुका है, और हो सकता है कि जब ये PDF बना जुलाई का तो उसके बाद भी शायद कहीं गए होंगे तो उन्हें मिला ही होगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा आखिरी बार, और कहाँ कहाँ मिला वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना जगह मिला है तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ कहाँ क्या मिला है। ब्राज़ील का मिला है इनको जो TNT हम बताए त्रिनारायण टैगोर का मिला है, अर्जेंटीना का मिला है, ब्राज़ील का मिला है, नामीबिया का, मतलब बहुत जगह का मिला है। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। अब उतना इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, मोदी जी को मिल जाए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपसे कंट्री पूछ दिया जाएगा ऐसे एलिमिनेट करने के लिए। तो अब वो ये सब वही है। मिनिस्ट्री ऑफ मोदी जी को ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना मिला है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हाल फिलहाल में इलॉन मस्क जो है वो एक पार्टी का लॉन्च किया था, तो पार्टी का नाम क्या है? द अमेरिका पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि जो इलॉन मस्क है, अभी ट्रम्प से जब उसका झगड़ा हुआ तो वो अपना पार्टी बनाया है, तो उस पार्टी का नाम क्या था? द अमेरिकन पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रखिएगा। 3x35 ये बेसिकली कौन लॉन्च किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया 3x35। और इसका गोल क्या है? तो गोल जो है वो जो प्राइस जो है ना, जैसे टोबैको का, अल्कोहल का, शुगर ड्रिंक का, इन सब का प्राइस क्या है ना कि इंक्रीज करने का बात कर रहा है, क्योंकि ये सब अनहेल्दी प्रोडक्ट है। और ऐसा आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे 40% GST लगने का बात चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए रशिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है रिकॉग्नाइज करने वाला किसको? तालिबान को। तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाला रशिया फर्स्ट कंट्री बना है। 88th कोडेक्स एग्जीक्यूटिव समिट जो हुआ था ना, उसमें जो इंडिया का जो मिलेट स्टैंडर्ड था ना उसको अप्रिशिएट किया गया था, और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रोम में। EU फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड बुल्गारिया का जो एंट्री यूरो जोन में। अभी पूछ देगा क्वेश्चन कि रिसेंटली यूरो जोन में कौन सा कंट्री का एंट्री मिला है? तो बुल्गारिया को मिला है यूरो जोन में एंट्री, अभी रिसेंट कंट्री यही है। आगे हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट हैव एक्सकैवेटेड, देखिए 18 से 20 मिलियन ईयर ओल्ड इनामल प्रोटीन फ्रॉम एक्सटिंक्ट मैमल्स। अब ये कहाँ हुआ है? ये बेसिकली कीनिया में हुआ है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको कीनिया याद होना चाहिए। कंट्री आपसे पूछ देगा कि कहाँ हुआ है, ये कीनिया में हुआ है, लेक तुराकाना। अब लेक तुराकाना कहाँ है? ये है बेसिकली कीनिया में। वंदन मुड वोल्केनो कहाँ है? ये बेसिकली है ताइवान में। और 35,000 पुराना एंशिएंट सिटी अनर्थ हुआ है, मतलब निकला है, खोदा गया है, तो कहाँ? ये पेरू में। ओल्ड टाउन ऑफ घादमीज ये बेसिकली लीबिया का है, इसको पर्ल ऑफ डिजर्ट बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि पर्ल्स ऑफ डिजर्ट किसको बोलते हैं, तो ओल्ड टाउन ऑफ गमीज ये है कहाँ? तो लीबिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान इसको मतलब याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तोकरा आइलैंड ये बेसिकली कहाँ है? तो ये है जापान में। अभी यहाँ पे क्या है ना कि अर्थक्वेक आया था, और लगातार 1000 से ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, ठीक। माउंट रेनियर कहाँ है? तो ये USA में, यहाँ भी अर्थक्वेक आया था। जो US है यूनेस्को को फिर से छोड़ देगा, इससे पहले भी वो छोड़ा था, फिर से छोड़ देगा। US प्लस जीनियस एक एक्ट लेगी, ट्रम्प जब से आया ना बहुत सारा उल्टा पुल्टा एक्ट लेकर के आ रहा है, तो उसमें से एक एक्ट का नाम जीनियस है। अब उस एक्ट का क्या है कि फर्स्ट फेडरल फ्रेमवर्क टू स्टेबल कॉइन पेक्ट फॉर US। अब US कॉइन को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लेकर के आया है। तवाई आइलैंड एंड गोला रेन फॉरेस्ट ऑफ सीरी लियोन हैव बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द कंट्रीज फर्स्ट। देखिए तवाई आइलैंड और गोला रेन फॉरेस्ट जो है ना कहाँ है? तो सीरी लियोन का है, जिसमें कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना वहाँ उसको डिक्लेयर किया गया, और ये इस देश का पहला है, ध्यान रखिएगा। सेनेगल को ट्रैचोमा फ्री डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में भारत को भी ट्रैचोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था, इंडिया को भी ट्रैचोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया इमर्जेज एज द मलेशियाज लार्जेस्ट इंपोर्ट। अब जब पाम ऑयल जो होता है ना, भारत जो मलेशिया से लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है, कहाँ का? तो मलेशिया का, ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया किसको? तो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। UNGA में बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए भेष में जो है ना भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिताय मैत्री, आप देखेंगे विश्व क्यूब छोटा सा ऐसे होता है, जहाँ पे पोर्टेबल होता है, जहाँ पे मान लो वॉर हो रहा है या भी कोई भी कुछ भी डिजास्टर आया तो वहाँ इसको ले जा करके वो सेटअप कर सकता है। छोटा सा एम्बुलेंस टाइप का होता है या फिर हॉस्पिटल टाइप का, जहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसके लिए। तो इसको भारत किसको गिफ्ट करेगा? तो मालदीव्स को गिफ्ट किया है अभी हाल फिलहाल में, मालदीव्स को गिफ्ट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो 2025 हुआ था ना, ये कहाँ होस्ट हुआ था? तो ये हुआ था अबू धाबी में। हम लोग कुछ साइक्लोन देख लेते हैं। टाइफून कोमे ये कहाँ आया था? तो चाइना में आया था। टाइफून कोमे कहाँ आया था? चाइना आया था। टाइफून वीफा कहाँ आया था? चाइना में आया था। टाइफून डनिस कहाँ आया था? ताइवान में आया था। ट्रॉपिकल स्टॉर्म चंतल ये कहाँ आया था? बेसिकली USA में, साउथ कैलिफोर्निया में आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं
कि अभी हाल फिलहाल में इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबोर्न में हुआ था हैज अनाउंस दैट कि जो आमिर खान है ना उसको एज अ चीफ गेस्ट अनाउंस किया गया है कहाँ, तो 16th एडिशन ऑफ फिल्म गाला में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूरीनेम एक कंट्री है, उसका पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है, तो जेनिफर सिमन्स ये कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, बेसिकली सूरीनेम की बनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है। अब इसमें क्या है कि अब वो चेक करता है कि जो सिग्निफिकेंट लर्निंग डेफिसिट इंडियन स्टूडेंट में स्पेशली इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज अक्रॉस क्लास, मतलब 3, 6, 9 जो डिफरेंट क्लास है उसमें चेक करने के लिए। तो परख इनिशिएटिव क्या है, तो जो लिटरली मैथमेटिक्स है और लैंग्वेज इन सब चीज़ों को, साइंस है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका है, तो पंजाब का है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालती है, तो आरबीआई निकालती है। 26th NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट ये बेसिकली किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांस का है। अब बेसिकली इसमें 9th स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश रीच किया कितना, तो 100% सैचुरेशन ये 9 स्टेट रीच किया। आपको उतना याद नहीं लिखना, बस ये ध्यान रखना कि 26वां NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट ये निकालती कौन है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांस निकालती है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन ये कौन निकालती है, तो FAO निकालती है। इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, हाँ बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें क्या है कि ग्लोबल हंगर डिक्रीज हुआ है 8.2, वो अब उतना डेटा याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट 9th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का है। अब इसमें जो टॉप स्टेट है ना वो मैं दिखाता हूँ, टॉप स्टेट कौन है, तो देखिए इसमें क्या है कि 2 तरीके से किया गया, एक तो स्वच्छ शहर है और एक है कि सुपर स्वच्छ लीग सिटी, मतलब वो सबसे जो पहले स्वच्छ शहर होता था उसको क्या किया कि वो अपग्रेड होकर के सुपर स्वच्छ लीग सिटी में आ गया है। तो उसमें टॉप करने वाला कौन है, तो इंदौर है, सेकंड पे सूरत है, थर्ड पे नवी मुंबई है, फोर्थ पे विजयवाड़ा है, ये है। अगर हम लोग स्वच्छ शहर में देखें 10 लाख से ज़्यादा में, तो टॉप कौन किया, अहमदाबाद, सेकंड कौन किया है तो वायानगर, अहमदाबाद टॉप किया है, सेकंड कौन किया तो भोपाल और थर्ड कौन किया है तो लखनऊ। ठीक, ये 3 से 10 लाख में मीरा और वायानगर है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको रिलीज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको रिलीज करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको रिलीज करते हैं, महुआ जिसको बोलते हैं। इसका थीम क्या था, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3R इसका थीम रखा गया था। और इंदौर को रैंक 1 तो हम सबको पता है कि पिछले 7 साल से इंदौर ही रैंक 1 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं, देखिए क्लीन गंगा टाउन किसे घोषित किया गया, बेसिकली प्रयागराज को किया गया, जो कि पटना, और पटना को क्या किया गया तो 4th रैंक पर रखा गया। सफाई सुरक्षित शहर, इसमें विशाखापट्टनम को रखा गया, जबलपुर को रखा गया, गोरखपुर को रखा गया, और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सिकंदराबाद को रखा गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बिहार स्पेशल है, हम लोग बिहार का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बिहार स्वच्छ सर्वेक्षण में कैसा परफॉर्म किया गया है। क्या तो पटना को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है, पटना जो बिहार की राजधानी है उसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना गया को 3 स्टार रेटिंग मिला है, ठीक। और भागलपुर सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग मिला है। बिहार के 100 शहर को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। मतलब ये देखिए डेटा बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि बिहार के कितने शहर को ओपन डिफिकेशन फ्री किया गया है, तो 100 शहर को किया गया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि गया जी को ODF प्लस के श्रेणी में रखा गया है, गया जी को ODF प्लस के श्रेणी में रखा गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है, पटना का जो रैंकिंग है बिहार में पटना को टॉप मिला है, लेकिन अगर हम लोग पूरे देश में देखें तो पटना का 21वां रैंकिंग है, ठीक। और पटना मिनिस्ट्रियल लेवल अवार्ड भी 3 रेटिंग में इसको मिला है। और अगर हम गया का देखें तो गया को 3 से 10 लाख वाली आबादी में 27वां स्थान मिला है। पटना की 2 सफाई कर्मी, एक सुलेखा देवी और एक मानती देवी, दोनों दिल्ली जाकर के इस समारोह में भाग ली थी। मेरा स्वच्छ सर्वेक्षण समारोह जो होता है उसमें भाग लेने वाले बिहार से 2 महिला कौन थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलेखा देवी और मान्यता देवी दोनों गई थी और वहाँ पार्टिसिपेट की थी। SDG रिपोर्ट कौन निकालता है, तो UN निकालता है। इसमें क्या है कि 35% जो मेजरेबल टारगेट है वो स्टैग्नेटिंग कर रहा है, मतलब कि जो 35% जो टारगेट है वो मतलब कवर होने के कगार पे नहीं है। और 800 मिलियन पीपुल जो है वो एक्सट्रीमली पुअर है। और SDG 2 जो है हंगर है, उसमें से 9.1% जो पॉपुलेशन है ना वो ग्लोबल हंगर से जूझ रहा है। देखिए इतना डेटा आपको याद रखना नहीं है, बस आपको ये याद रखिए कि जो 35% है वो SDG मतलब कि जो रिपोर्ट है वो स्टैग्नेट कर रहा है, मतलब अचीव करने के रास्ते पे नहीं है, मतलब ऑन ट्रैक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो पूछता है BPSC इस टाइप का डेटा, तो अगर हम लोग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें, अगर महिलाओं का देखें तो 28% है। अर्बन में अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो उसका पार्टिसिपेशन कितना है, तो 22% है। और अगर हम लोग ओवरऑल देखें फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो कितना है, 41.7% है। ये पूछता है PYQ, आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है।
वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटी, गिनी इंडेक्स जो है वो इक्वालिटी को दर्शाता है। तो बेसिकली निकालता कौन है, तो ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। भारत को इसमें 4th मोस्ट इक्वल कंट्री रखा गया, जो कि स्कोर कितना किया है, तो स्कोर भारत का 25.5। टॉप कौन है, तो स्लोवाकिया है। तो गिनी कॉफिशिएंट जो है ना, गिनी कॉफिशिएंट इनइक्वालिटी को मापता है। ये बेसिकली 0 से लेकर 100 तक है। तो अगर 0 किसी का है ना, तो वो है परफेक्ट इक्वल, बहुत इक्वल है, परफेक्ट इक्वालिटी वहाँ है। और अगर 100 है ना, तो वो परफेक्टली इनइक्वल है, मतलब हाईली इनइक्वल सोसाइटी है। प्राजक्ता कोहली अभी टाइम मैगजीन में उनको लाने वाले पहली भारतीय बनी है क्रिएटर लिस्ट में। ये ध्यान रखिए, जो प्राजक्ता कोहली सोशल मीडिया स्टार है, इनको टाइम मैगजीन में जगह दिया गया, किसमें, तो 100 क्रिएटर लिस्ट में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये इसमें भारत का रैंक कितना है, तो 77वां रैंक है, 77th रैंक है भारत का। टॉप कौन किया, तो सिंगापुर किया है। और अगर हम लोग इंडियन पासपोर्ट रैंक होल्डर में देखें तो 59 ऐसा देश है जहां भारत के लोग वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी हम लोग देखते हैं तो वो 93 है पर 1 लाख बर्थ 19-21। ये देखिए डेटा क्या है, ये सब पूछता है यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने डाला है इसे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि तेलंगाना हैज बैक द इंडियाज एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड तेलंगाना को मिला है। क्या, तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस अवार्ड इंडिया किसे मिला है, तो तेलंगाना को मिला है। नवीडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच 4 ट्रिलियन वैल्यू। देखिए 4 ट्रिलियन वैल्यू कौन रीच किया, पहला कंट्री कौन बनाया, तो नवीडिया बनाइए, वीवीआई लगाइए, क्योंकि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपसे कंपनी का नाम पूछ देगा, बोलेगा कि कौन सा कंपनी जो है वो 4 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है, तो कौन किया है, तो नवीडिया किया है। देखिए इंडियन आर्मी का ना जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसके बाद कुछ कुछ ऑपरेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ऑपरेशन। और ये बेसिकली कहाँ हुआ था, तो JND के उसी एरिया में हुआ था। तो ऑपरेशन शिवा हम लोगों ने देखा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए था। ऑपरेशन शिव शक्ति बेसिकली JKP पुलिस के साथ इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ, तो पूंछ में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन महादेव ये बेसिकली श्रीनगर में जो 3 लश्कर टेररिस्ट थे ना, उसको पहलगाम अटैक वाले उसको एलिमिनेट करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर हम लोग सब जानते हैं क्यों किया गया था, बताने का ज़रूरत है नहीं। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार ये बेसिकली कहाँ किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि हम लोगों ने ऊपर देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ईस्ट सिक्किम में किया गया था। ट्रैकिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडिया हैज अचीव अ लैंडमार्क ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी बाय रीचिंग 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। जो इंडिया टारगेट लिया था नेशनल NDC जो इंडिया का था, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो था, तो ये बेसिकली क्या बोला था इंडिया कि हम लोग 2030 तक हम लोग इसको पूरा करेंगे। लेकिन इंडिया क्या किया कि 50% अभी ही हम लोग अचीव कर लिए हैं। उसी के साथ साथ जो इंडिया है 484 गीगावाट जो हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हम लोग रीच कर लिए हैं, जिसमें कि 242.78 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल सोर्स है, जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, इन सब से है। और इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो वो है 226.79 गीगावाट। अब भारत जो है ग्लोबली 4th नंबर पे है विंड प्रोडक्शन कैपेसिटी में, 3rd जो है वो सोलार प्रोडक्शन कैपेसिटी में। और अगर हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें भारत का तो कितना है, तो 476। अगर हम लोग बिहार का देखें तो बिहार में सोलार कितना है, तो 411 है। और टोटल एनर्जी कैपेसिटी अगर बिहार का देखें तो बिहार में कितना है, तो 622 है। बिहार का भी डेटा आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि पूछ देगा आपसे डेटा। रामसर COP15 कहाँ हुआ था, तो बेसिकली हुआ था जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स के पास हुआ था। इसमें इसका थीम क्या रखा गया था, टाइटल था उसका, और सर इंडिया जो उसका टाइटल दिया था वो क्या था, तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर वाइड यूज ऑफ वेटलैंड एंड इसको अडॉप्ट किया गया था। ये बेसिकली कौन दिया था, तो ये इंडिया दिया था। वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट वही रिलीज कौन किया था, तो रामसर कन्वेंशन के टाइम पे रिलीज हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, देखिए भारत का पहला फर्स्ट ईवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ हुआ था, तो बेसिकली हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हुआ था। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। सेकंड तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। और थर्ड तो कहाँ है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। फर्स्ट आपको याद रखना है बांदीपुर, बस उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। और एक नया स्पीसीज जो है ग्रीको कहाँ रिकॉर्ड किया गया, तो बेसिकली आसाम में रिकॉर्ड किया गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वत्सला एशिया का लार्जेस्ट एलिफेंट है, ठीक। अभी रिसेंटली उसकी मृत्यु हो गई है, तो बेसिकली कहाँ मृत्यु हुई है, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP जो है EP जो है वो रिलीज किया है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट, जो कि वार्निंग दिया है तो इंटेंसिफाई रिवर एंड कोस्टल फ्लडिंग, रिवर और कोस्टल फ्लडिंग को लेकर के एक रिपोर्ट रिलीज किया है। कौन, UNEP। जो रिपोर्ट का टाइटल क्या है, तो टाइटल है द वेट ऑफ टाइम। PM विकसित भारत रोजगार योजना ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है कि कब से इफेक्ट है, तो 1 अगस्त 2025 से इफेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत इसको किया गया है। और इसमें टोटल आउटलेट कितना है, तो 99,446 करोड़ इसका टोटल आउटलेट है। इंप्लीमेंटेशन कब से कब तक होगा, तो 2025 से 2027 तक इसका इंप्लीमेंटेशन होगा।
और ओवर 3.5 करोड़ जॉब, मतलब 3.5 करोड़ जॉब इसको इंक्लूडिंग 1.92 करोड़ जॉब फर्स्ट टाइम वर्कर्स को दिया जाएगा। इसका टारगेट ये रखा गया। इसका टारगेट क्या रखा गया? तो 3.5 करोड़ नया जॉब क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि जो 1.92 करोड़ है वो फर्स्ट टाइम वर्कर को दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो निसार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि निसार किससे किसके बीच में, तो नासा प्लस इसरो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, किसके बीच में है, तो नासा और इसरो के बीच में है। और ये बेसिकली फर्स्ट ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन था नासा इसरो का। अब मिशन लाइफ इसका कब से कब तक था, तो 2025-2030 तक 5 साल के लिए था। लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन जो स्पेस स्टेशन है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसको किया गया था। जुलाई 2025 को ये लॉन्च हुआ था, सॉरी जुलाई 31 2025 को। इंडिया हैज बिकेम द ग्लोबल लीडर इन रियल टाइम पेमेंट यूपीआई। अब देखिए, अब ये तो सही बात है कि हम लोग यूपीआई में सबसे ज़्यादा लीडर बने हैं। तो बेसिकली कितना बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है जो लीडर बने हैं, तो 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है। कब, तो जून 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का 8 साल पूरा हो गया। तो जीएसटी का 8 साल अगर पूरा हो गया है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जीएसटी तो वैसे भी स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा, इसलिए हम लोगों ने कवर किया। तो इसका लॉन्च डेट कितना है, तो 1 जुलाई 2017 से ये इसको लॉन्च किया गया था। और ये आया कैसे था, तो ये 101वां अमेंडमेंट एक्ट जो था, 101 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2016 में, उसके तहत आया था। ये बेसिकली क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। और हम लोग की फीचर इसका देखते हैं, डुअल जीएसटी मॉडल, मतलब एक सेंटर जीएसटी लेगी सीजीएसटी के लिए, और स्टेट जो अपना वो एसजीएसटी लेगी। इसमें बेसिकली क्या है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स का बात किया गया कि अलाउड क्रेडिट इनपुट टैक्स अक्रॉस द सप्लाई चेन। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी मतलब कंज्यूमर। मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट बनाया और ये बेच रहा है, ठीक। तो ये बेच रहा है, तो जब ए, मान लीजिए कि ए के पास क्या है, तो आटा है, मतलब वीट है। तो ए वीट उगाया बेचा, तो बी के पास गया, तो मान लीजिए कि इस पर सर्टेन जीएसटी लगेगा, ठीक। बी के पास जाएगा तो सर्टेन जीएसटी लगेगा। और जब बी के पास आएगा तो बी जो है वही आटा को क्या बनाएगा, ब्रेड बनाएगा, तो उस पर भी सर्टेन जीएसटी लगेगा। तो ए भी जीएसटी पे किया, बी भी जीएसटी पे किया। तो जो ए का जो जीएसटी जब पे किया, तो वो जब अपना जीएसटी फाइल करेगा तो उसको जितना जीएसटी ये पे किया है इसको रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। सेम जो बी जो जीएसटी पे किया है वो करेगा, जो मान लीजिए कंज्यूमर लेगा तो कंज्यूमर भी जीएसटी पे करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी जीएसटी लग रहा है, यहाँ भी जीएसटी लग रहा है और यहाँ भी जीएसटी लग रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो इसी को हटाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात किया गया कि जहाँ जीएसटी लगा तो इसको क्या करेगा कि रिपे कर देगा। बी के बाद जो जीएसटी पे लगा वो बी को दे देगा, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पे करता है जीएसटी वही जीएसटी होता है, तो वो ही वन टाइम जीएसटी लगता है। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी जीएसटी जहाँ लग रहा है उसको पेमेंट होते जा रहा है। और वही अब इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब कि जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इसका क्या है, तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर फाइनली पे कर रहा है तो कंज्यूमर पे लगता है। अब वही इसका इंपॉर्टेंट है, जो सीजीएसटी जो है वो इंटरेस्ट रेट है। अब वही इसका डिटेल है, उतना एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर बीपीएससी अगर बहुत डिटेल में जाता है इकोनॉमिक्स को लेकर के तभी पूछेगा। एक बार आप रीडिंग दे लीजिएगा और वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इंडिया फर्स्ट, हाँ मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ इसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का, देखिए जो जीएसटी में जितना पूछा जाएगा उतना मैंने समझा दिया, ये आपको सेल्फ रीडिंग के लिए है। जितना पूछा जाएगा मैंने आपको समझा दिया सेल्फ रीडिंग के लिए। और इकोनॉमिक्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं मैराथन लाने का। और हम लोग इकोनॉमिक्स का मैराथन तभी लाएंगे जब एटलीस्ट 50 लोग, 50 लोग, 50 स्टूडेंट जो है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इकोनॉमिक्स का भी हम लोग को मैराथन चाहिए, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स का ला रहे हैं उसी तरीके से हिस्ट्री का ला रहे हैं, उसी तरीके से तभी हम लोग लेके आ पाएंगे। अदरवाइज 2-4 लोगों के लिए लाना कोई मतलब कोई सेंस बनता नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा भी, आपका भी, सबका भी, ठीक। इसलिए तो हम लोग वहाँ डिटेल में कवर करेंगे। वैसे जितना मैंने बताया है ये आपको की फीचर्स जीएसटी का यही आपको याद रखना, जो फीचर्स था यही की फीचर्स आपको याद रखना, इससे ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है जीएसटी में। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया, भारत और जापान जो है ज्वाइंटली अनाउंस किया है क्या, तो E10 सेक्शन ट्रेन जो कि मुंबई अहमदाबाद चले, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसको इसको ये किया गया है। एयर इंडिया का AI 170 जो एयर इंडिया का 171 फ्लाइट था नाम, वो अभी आपको सबको पता है कि जो क्रैश हुआ था, दोनों इंजन जो है बोइंग 7878 जो शट डाउन हो गया था उस कारण से। तो आपको नाम याद रखना कि एयर इंडिया फ्लाइट का नाम क्या था, तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 ये फ्लाइट था, नाम था, ठीक। और ये कहाँ जा रही थी, तो लंदन जा रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैव फर्स्ट टाइम कैप्चर्ड अ कंडेंस्ड सॉलिड ग्लोब फ्रॉम वेपर अराउंड अ न्यू बॉर्न स्टार HOPS 315। अब बेसिकली कहाँ से किया गया, तो जेम्स जो वेब टेलीस्कोप जो है उसके द्वारा किया गया है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये क्या है कि आपको ये याद रखना है कि HOPS जो है वो क्या है, तो सॉलिड रॉक वेपर है। जो न्यू बॉर्न स्टार है, नया बॉर्न स्टार है, वो किस टाइप का स्टार है, तो सॉलिड बॉर्न वेपर स्टार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस टाइप से आपको सिर्फ HOPS 315 याद रखना है और जेम्स वेब टेलीस्कोप से किया गया वो याद रखना है। इसरो साइंटिस्ट लेज ऑब्जर्वेटरी रैपिड एक्स रे फ्लिकर्स। अब वो क्या करेगा, तो ब्लैक होल जो है ना, ब्लैक होल GRS जो है उसका स्टडी के लिए 191510। अब देखिए ये सब इतना देखिए होता क्या है ना कि इतना कॉम्प्लेक्स टाइप से नाम होता है ना, आपको बस क्या करना है, एक बार देख लेना है कि 1915 प्लस 105 इस टाइप से जो नाम इसका होता है आपको देख लेना है एक बार, वो याद हो जाएगा। अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभी BPSC पूछती है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। ऑब्जर्वेटरी 3i एटलस डिस्कवर किया गया, एटलस टेलीस्कोप कहाँ, तो ये बेसिकली कहाँ किया गया, तो चिल्ली में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड हैज अप्रूव कैटमोन बेबी फर्स्ट मलेरिया ड्रग। कौन इसको अप्रूव किया है, तो स्विट्जरलैंड ने अप्रूव किया है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उससे फाइट करने के लिए। GOSAT-GW ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, कौन लॉन्च करेगा, तो ये जापान करेगा। शुभांशु शुक्ला टर्न्स, अब देखिए शुभांशु शुक्ला आपको सबको पता है एक्सॉम मिशन के तहत वो गए थे, कहाँ स्पेस में गए थे, तो वहाँ पे जाके क्या किया उन्होंने, तो फार्मिंग किया है। बेसिकली फार्मिंग में क्या उगाए थे, तो मूंग उगाए थे। BPSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सब है, यही सब पूछता है BPSC। इंडिया सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टाइगर डे कब, तो 19 जुलाई को। अब इसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में लॉन्च, 1973 में लॉन्च हुआ था। भारत में 75% जो वर्ल्ड का टाइगर है ना भारत में है। और टाइगर रिजर्व देखे भारत का तो कितना 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द फर्स्ट हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार कहाँ, तो ये बेसिकली चेन्नई में हुआ है। भारत जो है 20% इथेनॉल बिल्डिंग पेट्रोल का 2025 में अचीव कर लिया है। टारगेट कब का रखा था, 2030 का टारगेट था कि 2030 तक हम लोग 20% इथेनॉल जो है वो हम लोग अचीव करेंगे, लेकिन क्या किया 5 साल पहले इसको अचीव कर लिया गया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री इनॉग्रेट किया सी फ्लड, ये हम लोग ऊपर देखे ही थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ रीडिंग द लेंथ। देखिए जो सेकेंड लेंथ है ना, सबसे छोटा क्या मानते हैं हम लोग, ऐसे रीडिंग में क्या मानते हैं सेकेंड है, तो उसी से क्या किया है कि जो एटॉमिक क्लॉक है, ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक के तहत जाकर क्या किया कि और प्रिसाइजली हम लोग ये कर सकते हैं कि जो टाइम है उसको रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बीबी नगर, DRDO एंड एम्स बीबी नगर, DRDO और एम्स बीबी नगर साथ में क्या किया है कि भारत का पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड कॉस्ट इफेक्टिव कार्बन फाइबर प्रोस्थेटिस फुट जो उसको डिजाइन किया है। कौन कौन डिजाइन किया है, तो DRDO और एम्स बीबीगंज जो है दोनों मिल करके क्या किया है, तो कार्बन फुट प्रोस्थेटिक जो होता है ना उसको डिजाइन किया है, जो भी दिव्यांग लोग होंगे उनको बेनिफिट करेगा। ईरान सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इस किसके मदद से, तो बेसिकली रसिया का जो सुजोका रॉकेट है उसके मदद से। ये सब इंपॉर्टेंट है, ईरान वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। इसरो जो है उस सेट टू लॉन्च 3 मोर नेविगेशन सैटेलाइट, कौन, NVS-03, NVS-04, NVS-05 बाई 2026। तो अब ये जो है NVS-03, 04, 05 ये क्यों लॉन्च किया जाएगा, तो जो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। भारत का पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी कहाँ ये इनॉग्रेट किया गया है, ये बेसिकली जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और NPCIL है वो दोनों मिल करके इस पर काम कर रही है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेबा अबूओला जो है उनको विनर घोषित किया गया था। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 का किसे दिया गया, तो लेबा अबूओलिया, नाम देख लीजिएगा क्या है, जो भी नाम है देख लीजिएगा एक बार। वर्षा देश पांडे 2025 में क्या जीते, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन्हें को मिला है, वर्षा देश पांडे को मिला है। दीपिका पादुकोण का फर्स्ट इंडियन ऑनर जो है वो बेसिकली हॉलीवुड वॉक फेम में करने वाली दीपिका पादुकोण पहली बनी है। सुहानी शाह, आप लोग ने रील्स इनका जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, ये बेसिकली कौन है, तो मैजिशियन है, इनको फर्स्ट इंडियन फीमेल है, इनको ये है बेसिकली मैजिशियन। तो इनको क्या है कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटी होता है ना उसमें बुलाया गया था, वहाँ पे इनको चैंपियनशिप और जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इटली में उनको दिया गया था। मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड किसे दिया था, बोला गया तो विधु इशाकिया को बोला गया। मिस वर्ल्ड 2025 तो ओपल सुचिता 84 जो है वो जीते हैं, कहाँ की हैं, तो ये थाईलैंड की हैं। और जो 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो यहीं पे इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 जो है इन्होंने जीता है। आगे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट UAE बैंक टू इंटर गिफ्ट सिटी, ये कौन है, तो मस्करिद बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक टू इंटर गिफ्ट सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अभी SBI का 70th एनिवर्सरी मनाया गया था। RBI एस्टैब्लिश कब हुआ था, SBI एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 का SBI एस्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ये कहाँ हुआ था, बेसिकली आस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था। भारत को 11 मेडल भारत जीता, इसमें 3 गोल्ड 5 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज है।
जो साक्षी हैं 54 kg के हैं वो, और जैस्मिन जो है 57 kg के, अनूपुर जो है 80 kg की हैं। ये तीनों गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो इंग्लैंड है उसको जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है उसका फाइनल होने का जो अगला 3 जो है 27 में, 29 में और 31 में, तीनों का इसी को दे दिया गया है होस्टिंग राइट्स। शुभम गिल जो है फर्स्ट बैटर टू हिट 400 इन एक सीरीज में 4 शतक लगाने वाले शुभम गिल जो है पहले भारतीय कैप्टन बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड चैंपियंस डोमिंगो गुकेश जो है वो बने हैं डी गुकेश, जो इनका नाम है डी गुकेश, नाम याद रखिए, डी गुकेश। वो जीते हैं टाइटल कौन था, ब्लिस टूर्नामेंट जीते हैं, कहाँ हुआ था, तो क्रोएशिया में हुआ था। भारत जो है वो होस्ट करेगा चेस्ट वर्ल्ड कप, कब से कब तक, तो अक्टूबर 30 से लेकर के नवंबर 27 तक भारत जो है 2025 का जो टेस्ट वर्ल्ड कप है वो होस्ट करेगा। बिहार विंस अंडर 18 बॉय टाइटल नेशनल रग्बी जो चैंपियनशिप 2025 हुआ था, किसको हरा करके, तो उड़ीसा को हरा करके बिहार जो अंडर 18 बॉयज रग्बी चैंपियनशिप जो बिहार जीता है। बिहार ही होस्ट करेगा फर्स्ट इंडियन ओपन एथलीट मीट, कहाँ करेगा, तो बेसिकली करेगा पाटलिपुत्रा में। बिहार कैबिनेट है अनाउंस डोमिसाइल पॉलिसी, देखिए 35% रिजर्वेशन देने का बात कौन किया था, बिहार अभी बात किया है। मुख्यमंत्री प्रगति स्कीम, ये बिहार गवर्नमेंट इसको मुख्यमंत्री प्रगति स्कीम लॉन्च किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, किसे, तो यूथ लोग को जो कि 12वीं पास करें उन सबको। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर पोलिंग स्टेशन विल नाउ कैटर फ्यूअर देन 1200 वोटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक पोलिंग स्टेशन होगा ना वहाँ पे 1200 वोटर्स ही मतलब कि वोट करेंगे, जिससे ज़्यादा क्या है कि क्राउड ना हो, क्राउड ज़्यादा नहीं हो और इजीली वोट सब लोग कर सके। ये ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी जो है 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर दिए, कब से कब तक, तो 1 अगस्त से फ्री किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार अनाउंस किया मंथली पेंशन 15,000 का किस्त, तो जर्नलिस्ट जितना भी है सबको 15,000 रुपया मिलेगा। बुद्धक सम्यक दर्शन कहाँ ये इनॉग्रेट हुआ, तो वैशाली में हुआ है, सीएम नीतीश कुमार जी किए हैं। आगे हम लोग देखिए, हम लोग इसलिए क्या है ना कि हम लोग मंथली में बिहार स्पेशल इंक्लूड कर देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको 100-200 पन्ने का बिहार स्पेशल का मैगजीन आपको नहीं पढ़ना है, जो भी जरूरी है आप इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है। और बिहार वाला तो हम लोग टॉप 75 MCQs लेकर के आएंगे ही, तो आपका उससे अब देखिए टॉप 75 MCQ में क्या रहेगा, अब यही सब जो MCQ हम लोगों ने डाला है जुलाई में जो हम लोग डाले हैं, यही सब MCQ रहेगा। जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पीछे चले जाएंगे, जैसे 1 अगस्त को 125 इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया गया, तो यही सब तो जुलाई में रहेगा, और क्या रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ तो रहेगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब इसका थीम क्या था, तो एम्पावरिंग यूथ पॉपुलेशन टू कैटर द फैमिलीज दे वांट टू इन द फेयर ऑफ होपफुल वर्ल्ड, ये थीम था। 22 जुलाई को आप सबको पता है, आप स्टैटिक में पढ़े ही होंगे कि 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा है वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। इस फ्लैग का डिजाइन कौन किए थे, तो पिंगली वेंकैया डिजाइन किए थे। एक छोटा सा एक स्कीम और था वो हम लोग देख रहे थे, यूपीएससी हैज नेम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम जो था जो यूपीएससी का है, बेसिकली क्या करा, तो यूपीएससी प्रतिभा सेतु टू एक्सपैंड एंड अलाउ प्राइवेट एम्प्लॉय। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जो लोग भी यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं ना, अब उन लोगों के लिए क्या है कि ये अब इंटरव्यू देते हैं, मान लीजिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो एलिजिबल नहीं थे, मतलब क्वालिफाइड नहीं थे, दे आर मच मोर क्वालिफाइड। ठीक, तो वैसे लोगों को क्या करेगी कि यूपीएससी को रिकमेंड करेगी प्रतिभा सेतु के तरफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे कि उन लोग को जॉब मिल सके। देखिए तो हम लोगों ने जुलाई का भी कवर कर दिया है, जो भी हमारा प्रॉमिस था कवर करने का, हम लोगों ने कवर कर दिया है। आपका 1.5 साल का करंट अफेयर्स यूट्यूब पे कवर्ड है, आप वीडियो देखिए जाके आराम से, आपका करंट अफेयर्स से बाहर नहीं आएगा। 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपका यूट्यूब पे कवर्ड है। 71वीं के लिए देखिएगा तो अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक कवर्ड है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, अगस्त तो पूछेगा ही नहीं। ठीक, अगर अगस्त पूछा तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं करंट अफेयर्स, तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको लिंक जो है वो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो मैराथन सीरीज है वो तो जरूर देखिए इसके साथ साथ, क्योंकि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं तो सिर्फ आप सब्जेक्टिव टाइप का देख रहे हैं, लेकिन वहाँ देखिएगा तो आप MCQ फॉर्मेट में देखिएगा, और MCQ फॉर्मेट ज़्यादा याद होता है, तो इसको देखिए उसको देखिए। अब देखिए MCQ फॉर्मेट सारा करंट अफेयर्स से MCQ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर ही लेते हैं। ठीक, तो दोनों को देखिएगा तो आपका आप मान के चलिए 90% कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स आपका यहाँ से, उससे ज़्यादा करना नहीं है। 2 लेक्चर आ चुका है मैराथन का, ये 3rd लेक्चर जो होगा मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर आ जाएगा, और हम लोग 2 दिन के अंदर ही टॉप 75 MCQs भी ले आएंगे बिहार का जो स्कीम वाला है, क्योंकि स्कीम से मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि 2 दिन क्वेश्चन तो रहना ही रहना, क्योंकि बहुत सारा स्कीम बिहार में लॉन्च हो रहा है। ठीक, तो चलिए लेक्चर आपको कैसा लगा आप रिव्यू दीजिए। आपने पूरा करंट अफेयर्स हम लोग का देखा है, जो भी करंट अफेयर्स शुरू से स्टार्ट किए थे अभी तक, तो पूरे करंट अफेयर्स का आप रिव्यू दीजिए प्लीज़, क्योंकि देखिए अगर रिव्यू दीजिएगा तभी पता चलेगा हम लोग को भी कि हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपने पूरा करंट अफेयर्स हम लोग का देखा है,
पूरा करंट अफेयर्स का आप लोग पूरा करंट अफेयर्स का रिव्यू दीजिए कि कैसा सेशन रहा करंट अफेयर्स का, ठीक, आपको कितना बेनिफिट हुआ और हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते थे, हम लोग वो इंप्रूवमेंट करके मैराथन सेशन में लाएंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट सेशन है उसमें लेकर के आएंगे। हाँ, अगर आपको किसी और चीज़ का मैराथन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस टॉपिक पे मैराथन चाहिए, हम लोग उसका ले आएंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि जुलाई का कहीं कवर नहीं है, तो जुलाई का कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी मैगजीन आप मार्केट से पढ़ रहे हैं XYZ का या हमारा ही मैगजीन आप पढ़ रहे हैं तो वो हम लोग जून तक ही कवर किए हैं, इसलिए जुलाई का हमको साइड से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इसे कवर किया। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।